नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे बैंक होते हैं, आज हम आपके सामने चीन की बात करने जा रहे हैं और उसको समझाने के लिए हमें थोड़ा आपको ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बताना पड़ेगा। भारत में या पाकिस्तान में जैसे बैंक होते हैं, बैंकों का काम क्या होता है? लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, समझो एक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके ऊपर 2-3% सूद चढ़ा के लोगों को कर्जे पे चढ़ाते हैं। इस तरह वो कमाते हैं, जो इसको स्प्रेड कहा जाता है, वही इतना इसने कमाया। इसी तरह भारत में, पाकिस्तान में भी होगा। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको बैंक नहीं कहा जाता, लेकिन उनका काम इसी किस्म का होता है। वो लोग अपने कुछ बॉन्ड या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट कह दीजिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं और उस पे वो इंटरेस्ट अदा करते हैं। फिर वही पैसा वो दूसरों को कर्जे पे चढ़ाते हैं और जो स्प्रेड होता है वो उनकी कमाई होता है। अभी इनको हम भारत में कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, एनबीएफसी। तो इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चीन में होते हैं, वहां पर उसे शैडो बैंक कहा जाता है। अब उनमें से एक शैडो बैंक में, बहुत बड़ा शैडो बैंक है, उसके पास जो फंड्स हैं ना, आप सोचिए 138 बिलियन डॉलर्स अमेरिका के, इतना तो उसका फंड है। इतने उसने लोगों से पैसे उठाए हैं, लोगों से या इंस्टीट्यूशन से। इसका नाम है जोंगजी एंटरप्राइजेज ग्रुप। ये जो जोंगजी एंटरप्राइजेज ग्रुप है, इसने बाजार से 138 बिलियन डॉलर के पैसे उठाए हैं और अभी उसकी जो रिपोर्ट आ रही है, इट हैज डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। यानी जिनके जो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होते हैं, वो जब उनको कांटेक्ट करते हैं भाई उनको रिडीम करने के लिए, तो उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना होता है। अब उसने डिफॉल्ट किया है, लेकिन वो बता नहीं रहा, क्योंकि आपको तो मालूम है, चीन सरकार हो या वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हों, इनके पास सीक्रेसी बहुत होती है, कुछ नहीं बताते, कुछ पता नहीं चलता। इसके लिए उनके ऊपर भरोसा करना, यूं कह लीजिए कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही होता है। उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये 138 बिलियन डॉलर्स की जो रकम है, वो खटाई में पड़ गई है, क्योंकि लोग तो परेशान हो जाएंगे कि हमको पैसा वापस करो। और ये तो आपको पता है कि ये एक किस्म का कैस्केडिंग या डोमिनोज इफेक्ट होता है। अगर किसी को किसी बैंक के ऊपर उसका एतमाद उठ जाए, तो फिर बैक वक्त सब लोग आके खड़े हो जाते हैं, मुझे भी वापस करो, मुझे भी वापस करो। तो इस तरह अभी ये जो जोंगजी एंटरप्राइजेज ग्रुप है ना, वो खतरे में पड़ गया है। अभी उसने क्या किया है, अमेरिका की एक मैनेजमेंट कंपनी है केपीएमजी, उसको ये ऑर्डर दिया है कि आप हमारा ऑडिट कीजिए और हमें बताइए कि हमारे पास कहाँ हमसे गलती हुई है, ताकि हम उसके करेक्टिव मेजर्स ले सकें और हालत सुधार सकें। लेकिन फिलहाल तो कंपनी और कंपनी के जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं, वो सभी परेशानी में फंस गए हैं। अब ये जो है ना, ये सभी जो मौजूदा हुकूमत है चीन की, यानी शी जिनपिंग, तीसरा टर्म वो कंटिन्यूअस अपने आप को घसीट रहा है। मेरे ख्याल में 11 में आया था ये जो है, और अभी जबरदस्ती, पहले तो उनके पास ऐसा होता था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी नहीं टिकता था, लेकिन मतलब
ऐसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP। अब उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके उसको ऐसा कर दिया है कि वो कोई भी 2 टर्म से ज़्यादा भी टिक सकता है, और वो हिसाब करके शी जिनपिंग अभी तक अपने आप को कंटिन्यू रखे हुए। और इत्तेफाक की बात ये है कि जब तक ये नहीं आया था, चाइना की जो GDP ग्रोथ थी डबल डिजिट में थी, यानी इट वाज मोर देन 9%, 10 और मोर देन 10% थी। और अभी तो हालत ये हो गई है कि अभी ये जो क्वार्टर गुजरा है, सेकंड क्वार्टर जो इस साल का गुजरा है, यानी अप्रैल से जून तक, इसकी जो पोजीशन, इसकी जो रिपोर्ट आई है ना, उसमें इसने सिर्फ 0.8% की ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ 0.8%। वो मुल्क जो 10% से ज़्यादा ग्रोथ करता था अभी अच्छा ये भी क्या है कि पिछले साल तो अभी कोरोना की वजह से 2-3 साल बहुत ख़राब गुजरे हैं। तो ये होता है कि पिछले साल जो इसी क्वार्टर में जितनी कमाई हुई होगी उसके कंपैरिजन में 3% बढ़ी है, यानी, लेकिन जो इसका पहला क्वार्टर गुजरा जनवरी से मार्च तक, उसके कंपैरिजन में 0.8% बढ़ा है। और ये जहाँ तक हम समझते हैं ये सभी इसकी फाल्टी पॉलिसीज की वजह से हुआ है। एक तो ये एक्सपेनिस्ट है, सब लोगों के साथ झगड़े करता है, फिलीपीन के साथ झगड़ा, वियतनाम के साथ झगड़ा, ताइवान के साथ झगड़ा, अमेरिका के साथ झगड़ा, और हिंदुस्तान के साथ लगी ही रहती है। लद्दाख में, ईस्ट लद्दाख में आमने सामने 50-50 हज़ार की फौज खड़ी है, ये सभी भी खर्चा होता है। और पहले की जो मतलब दंग ज़ाओपिंग जब 1978 में आया था, तो उसने जो ये जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी किया, उसकी वजह से चीन बढ़ गया है। नहीं तो हकीकत में 1979 तक इंडिया वाज वे अहेड ऑफ चाइना, भारत चीन से आगे था। लेकिन फिर चीन में दंग ज़ाओपिंग ने जो पॉलिसीज में बदलाव किया, तो उसके बाद फिर अभी चीन की जो GDP है ना, इट इज सेकंड ओनली टू यूएसए की मेरे ख्याल में $26 ट्रिलियन है, और 18-19 के करीब जो है सेकंड जो पड़ता है वो चीन है ट्रिलियन। और हिंदुस्तान का तो आपको बता चुके हैं 3.8 ट्रिलियन है, एंड इट स्टैंड्स एट नंबर 5। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे ये शी जिनपिंग की जो फाल्टी पॉलिसीज है ना, उसकी वजह से कई, अब जैसे जैक मा के पीछे पड़ गया ये जो है अलीबाबा वाला, और सब एंटी ट्रेडर पॉलिसी इसकी थी। तो इससे, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जब से ये कोरोना आया तो फिर इसने एक किस्म के वो तुगलकी फरमान जारी करने शुरू कर दिए। 2 केस भी निकलते किसी शहर में तो पूरा शहर लॉकडाउन करा देता, और जिसकी वजह से फिर एप्पल वालों ने, हमने आपको बताया था, फॉक्सकॉन जो ताइवान की कंपनी है, एप्पल के आईफोन बनाती है चीन में, उसने फिर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको कहते हैं चाइना +1, यानी चीन में भी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक अल्टरनेट जो है डेस्टिनेशन भी खड़ा कर दिया। अभी वो भारत में भी बना रहे हैं, और भारत में वो भी बना रहा है, 2 कंपनियां और भी हैं जो आईफोन बना रही हैं। और अभी तो उन्होंने आईफोन 15 जो चेन्नई का प्लांट है फॉक्सकॉन का, उधर आईफोन 15 के बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी है, और 10% तो इस वक्त आईफोन वो बना ही रहे। खैर, हम चीन की बात कर रहे थे, भारत को छोड़िए अभी। तो शी जिनपिंग की जो ऐसी पॉलिसीज हैं कन्फ्रंटेशनिस्ट, और अमेरिका के साथ भी दुश्मनी, और अमेरिका ने उसकी वजह से उसको जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स है उनकी एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना मिला के चीन की इकोनॉमी पर असरअंदाज करती हैं, और इसकी वजह से चीन की इकोनॉमी दिन ब दिन पीछे होती जा रही है। यानी वो जो एक पूरी दुनिया में जिसे मिरेकल इकोनॉमी कहते थे, अब वो जो है वो मतलब मसैला कुन जो है इकोनॉमी बन गई है।
अच्छा, फिर इनकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थी वो भी गलत थी। 2-3 दहाई पहले इन्होंने क्या किया था, चीन में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड नॉर्म ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से अभी ये हालत हो गई है कि जो फर्टिलिटी रेट है, यानी लोगों के बढ़ने का जो रेट है, लोगों की पैदाइश जो है, जन्म लेने का जो रेट है, वो अभी 1.6% हो गया है, जबकि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है। अब जब नए बच्चे पैदा नहीं होंगे, और जाहिर है तरक्की याफ्ता मुल्क है तो वहाँ की हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, तो इसका मतलब लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब मुल्क में बूढ़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी 30% तक तो कहते हैं वहाँ पर बूढ़े हो चले हैं, और जवानों की तादाद कम होती जा रही है। अब जाहिर है 30% जो बूढ़े हैं 60 साल के ऊपर जो हैं, वो पेंशन भी ड्रा करेंगे, काम कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो तो यानी मतलब क्या कहते हैं, नुकसान ही हुआ इकोनॉमी का। और जवान लोग कम हैं तो फिर उनको जो है वो जो हाथ चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, कारखानों में काम करने के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे। ऐसे में अगर चाहे तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन उसके लिए चीन को अपनी पॉलिसीज़ को भी जो है खुला करना पड़ेगा। पाकिस्तानियों को मैंदारिन सीखनी पड़ेगी, और चीन को वीज़ा के नाम जो है ना आसान करने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान से लोग जाके वहाँ पे काम कर सकें। लेकिन खैर ये तो एक विशफुल थिंकिंग है, मुझे नहीं लगता कि चीन वाले अपनी इतनी दरियादिली दिखाएंगे। तो हम आपको बता रहे थे कि चीन की जो इकानमी है ना, वो अभी हमने आपको अच्छा ये भी नहीं बताया, पिछले माह जो उनके जो इन्फ्लेशन के रेट आए थे ना, तो वो नेगेटिव हो गए थे, यानी डिफ्लेशन में चला गया था चीन। तो उसमें क्या होता है, जब किसी चीज़ की कीमत कम हो जाए, अभी देखिए मेरे पास समझो कुछ भी मेरे एसेट हैं, उनकी कीमत अगर आज मेरा घर 1 लाख का है, कल उसकी कीमत 90,000 हो जाए, तो फिर दूसरे लोग घर खरीदना छोड़ देंगे, बोलेंगे रुको रुको रुको, और गिरेगा। तो इसका मतलब फिर क्या होता है, डिमांड मार खा जाती है, और डिमांड मार खा जाती है तो पैदावार करके लोग क्या करेंगे, और भाव गिरेंगे। अगर पैदावार उसके सामने जो सप्लाई बढ़ती रहेगी, डिमांड गिरती जाएगी, तो फिर भाव और गिरेंगे, और इस तरह से इकोनॉमी और मुश्किलात में गिरती चली जाएगी। इन हालात की वजह से अभी चीन में जो है वहाँ का जो सिक्का है, युआन या आरएमबी बोल दीजिए, उसका भी भाव गिरता चला। अभी ताज़ा 2-4 दिनों में 7.2 युआन अगेंस्ट डॉलर था, जो कि 7.35 तक पहुँच गया है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें सरकार का अपना हाथ है, सरकार चाहती है कि भले युआन सस्ता हो जाए ताकि चीन की एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इससे मुल्क का रेपुटेशन ख़राब होता है। जब आपके सिक्के का भाव गिरता है तो जो इन्वेस्टर लोग हैं ना, वो भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 मरतबा सोचते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।